वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। आज का आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके एनालिसिस को लेकर हम इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो के थ्रू आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होने दें और अपना स्कोर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन पर डेली आरआरबी के एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। वेरियस सब्जेक्ट्स की वीडियोस डेली उसमें अपलोड होती है, बी इट मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस। आपको रोज इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। ऐसे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है जो आपको टेस्ट सीरीज पे ले जाएगा आरआरबी के एग्जाम की। हमारे आकलन ऐप पर आपको वो मिलेगा। उसमें आप अभी जाकर इस तरह के एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करें। वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। देखते हैं आज का पहला सवाल। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? हमें बताना है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है हर साल। ये वही दिन है जिस दिन रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। रामसर, आपको पता है रामसर साइट्स हमारे पूरे वर्ल्ड में ये एलोकेट की जाती है। इंडिया के अंदर भी इनका हर साल नंबर इंक्रीज होता रहता है। ये होती है 2 फरवरी को। 1972 में ये साइन किया गया था, तो उसी को ही हम वर्ल्ड वेटलैंड डे से जानते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है? The right answer is magnesium hydroxide, MgOH whole twice. केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? इसका सही आंसर है कैल्सीफेरोल। Now in this question you have to tell the full form of AIDS. AIDS की full form क्या है? A से acquired immune deficiency syndrome. So इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिया रिवर फ्लोज थ्रू। आपको याद होगा अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको जीके के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जीके की सीरीज में कि केरला से कौन सी नदी बहती है, तो उसमें ये आंसर था पेरियार नदी। इसीलिए आप उन वीडियोस को देखते चले, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हीलियम? हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? दैट इज 0। Calculate the work done by a force of 30 Newton in lifting a load of 2 kg to a height of 10 मीटर। हमें ये दिया गया है कि एक वेट है जिसका लोड है 2 kg और हाइट यानी कि उसने कितना ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किया 10 मीटर का, जबकि फोर्स कितना लगाया हमें 30 न्यूटन। हमको बताना है वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपका जो लोड दे रखा है ये 2 kg का है, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फोर्स कितना है आपका 30 न्यूटन एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहें तो वो हाइट ही आ जाएगा इसमें, वो है 10 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 300 न्यूटन मीटर। व्हाट इज न्यूटन मीटर? दिस इज नथिंग बट जूल, तो आंसर हो जाएगा इसका 300 जूल्स। अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक व्यक्ति प्लेन मिरर के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। सपोज ये एक हमारा एक प्लेन मिरर है, इसके सामने ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ पर कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। लेकिन उसके बाद ही अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस से वो आगे चला और 40 सेंटीमीटर वो थोड़ा पास पहुंच गया उस मिरर के। पहले वो यहाँ पर था और अब वो यहाँ पहुंच गया। हमसे पूछा गया है कि न्यू डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज। ऐसे तो आप कहेंगे क्लियर पता चल रहा है कि ये यहाँ पर आ गया है, तो 1 मीटर यानी कि कितना होता है 1 मीटर में? 100 सेंटीमीटर। उसमें से हम माइनस कर देंगे 40 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो ये तो सीधे सीधे 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है। और प्लेन मिरर में जितनी इमेज आगे, जितना डिस्टेंस आगे होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उतनी ही उसकी इमेज पीछे बनती है। अभी वो कितना डिस्टेंस चल चुका है? 60 सेंटीमीटर, राइट। 60 ही उसका पीछे उसकी इमेज बनेगी। टोटल कितना हो जाएगा? 60 प्लस 60 इज 120 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1.2 मीटर। आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें, उसमें आपको आरआरबी की एग्जाम की कई वीडियोस, कई ऐसी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है
जिसमें आपको ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। यहाँ तक कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को भी सब्सक्राइब करेंगे, उसमें आपको साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, मैथ्स, जीके, रीजनिंग हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। उन वीडियोस को जरूर देखिए, आपके लिए इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल वो रहेंगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 75% ऑफ 450, यानी कि हम ऐसे लिख लेते हैं 75/100, क्योंकि परसेंटेज का यही मतलब होता है। ऑफ का मतलब मैंने बताया था आपको बॉड मास वाले क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई 450 प्लस 25%, 25/100 इंटू 850। आपको बताना है इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी। एक तरीका है सीधे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर 100 से डिवाइड। बाकी हम ये देख सकते हैं 25 से जा रहा है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये 25 से जा रहा है 4 टाइम्स, 3 की 450 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आगे आपका ये आ जाएगा 1350 प्लस 850 और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 2200/4। 4 से कितने टाइम्स जाएगा? 4, 5, 5 और 0, 550 आंसर आ जाएगा। 4 की कितनी पावर होगी ये हमें बताना है जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। मैं आपको मैथ्स की जो वीडियो हम लेकर आते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, उसमें मैं आपको बॉड मास के क्वेश्चन कराती हूँ। उस बॉड मास के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होता है ब्रैकेट, देन ओ से होता है ऑफ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में ही आपको सॉल्व करना होता है। तो 32 इंटू 512 डिवाइडेड बाय 128, ये लिखा है यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 8। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 128 से 4 टाइम्स चला जाएगा ये 512। 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 8 इंटू 4। आगे कितना है? 4 इंटू 8। 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 4। अगेन इस वाले 8 को भी 2 इंटू 4। ऐसा करने से क्या हो गया? 2 और 2 को मिलाकर फिर से एक और 4 हो जाएगा। कितने 4 हो गए? 1, 2, 3, 4 और इन दोनों को मिलाया ये 5, तो 4 की पावर 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 की कितनी पावर है? 5। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश के पहले लोकपाल कौन है? ये रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले इनको बनाया गया है। इसका सही आंसर है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम्स को। विच इज द फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स? जानवरों के खिलाफ जानवरों में कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई गई? तो ये करंट का ही क्वेश्चन है। दिस इज एनकोवैक्स। Which article of Indian Constitution states that a common high court for 2 or more states can be established? कौन सा ऐसा संविधान का हमारा एक ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट बनाई जा सकती है 2 से ज्यादा राज्यों के लिए? ये पॉसिबल है और ये कहा जाता है आर्टिकल 231 में। आप जीके की जनरल नॉलेज वाले वीडियो जरूर देखें, उसमें पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कई आर्टिकल्स आपको याद कराए जाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको हमारे चैनल पे जाकर आप जरूर देखें। हु रोट द बुक बापू दी अनफॉरगेटेबल? ये किताब किसने लिखी है? बापू दी अनफॉरगेटेबल। इसका सही आंसर है मनीष सिसोदिया। इस सवाल में पूछा गया है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। कुछ ही दिन पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था समुद्रगुप्त के ऊपर ही, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिच्छवी दुहित्र किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर यही था, समुद्रगुप्त। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन विच मॉडल? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन के तहत जो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, उसमें पहला जो साल का पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर बेस्ड है? इसका सही आंसर है हैरड-डोमर मॉडल। A dice is numbered from 1 to 6 in different ways. एक आपके पास एक पासा है, उसमें अलग अलग तरीके से नंबर्स लिखे गए हैं। If 2 is written opposite to 3, अगर दो यहाँ पर है तो इसके ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? 3, जो इसके नीचे की तरफ है, हमें दिख नहीं रहा है। And adjacent to 4 and 6, यानी 2 के इधर बराबर में तो 4 और 6 है, 3 उसके सामने की तरफ है। Then which of the following statements is necessarily true? जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा?
अगर आप इस डायग्राम को समझे, 3 तो इसके ऑपोजिट आ गया है, यानी कि सामने, तो 3 इसकी एडजेसेंट साइड जो एक इधर है और एक इधर है, उस पर तो हो नहीं सकता। क्या आएगा वहां पर? एक जगह 1 आ जाएगा, एक जगह 5 आ जाएगा। तो क्या डेफिनेटली ट्रू है दैट 1 इज एडजेसेंट टू 2 एंड 3? ऊपर से 2 के बीच में और इधर से 3 के बीच में 1 आएगा ही आएगा। The product of any 3 consecutive numbers is divisible by। आपको ये बताना है 3 लगातार आने वाले नंबर जो कंसेक्यूटिव होते हैं, वो लगातार, जैसे 1 2 3 या 3 4 5 या फिर आप कुछ भी ले ले 7 8 9, उनका प्रोडक्ट अगर आप करें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, पूछा गया है वो नंबर डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा ही होगा। ये अभी आप समझ लें, लेकिन आगे इसको याद कर सकते हैं। ऐसे नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं। आप इसी को ही कैंसिल करके देख लें। इसमें भी अगर आप देखें 3 4 12 एंड 5 60 आ जाएगा, ये भी 6 से जा रहा है। 7 8 और 9 का देखें तो इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा 6 से जा रहा है। इसका सही आंसर है 6। Which smallest number to be subtracted from 300 so that resulting number is completely divisible by 9? वो कौन सा ऐसा छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर, जिसे हम 300 में से अगर माइनस करें तो जो बचा हुआ नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा। दिए गए ऑप्शंस को आपको एक एक करके चेक करके देखना है। सपोज अगर मैं 3 की ही बात करूँ, 300 में से हम 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 297। हमें बताना है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। एक तरीका आप ऐसे डिवाइड करके देखें। दूसरा, आपको मैंने मैथ्स की वीडियो में 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 से जाने वाला नंबर वो होता है जिसकी सारी डिजिट्स आपस में प्लस करके 9 से जाएं। जैसे 2 + 9 11 + 7 18, 18 आ गया, 18 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब है पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होता है। आपने अगर अभी तक भी मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज इस यूट्यूब चैनल आकलन पे जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें। मैथ्स और रीजनिंग की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 से ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक करा दिए गए हैं इन वीडियोस में। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इनसाइड ए ट्राइंगल ABC, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है विच इज पैरेलल टू BC। ये है A, इधर B और ये C। इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, पैरेलल लाइन, ये है हमारी PQ। वो इंटरसेक्ट करती है AB को P पर और AC को Q पर। इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि AB बराबर है 3 टाइम्स ऑफ PB के। इसका मतलब क्या है कि जितना PB है उसका 3 गुना है टोटल ये AB। हमें बताना है कि PQ अपॉन BC इसका रेशियो कितना होगा। यू बिलीव इट और नॉट, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले मैथ्स की वीडियोस में करा रखा है। उसमें भी यही क्वेश्चन था कि हाइट्स का रेशियो दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि कितना होगा, और उसका भी यही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में हम आंसर देते हैं 1/3, क्योंकि जिस रेशियो में ये कट रहा है ना P और B, उसी रेशियो में पूरे पूरे ट्राइंगल का एरिया भी कट रहा है 1/3 के हिसाब से। ये इसके पूरे 3 हिस्से करता है, और इसीलिए जो PQ अपॉन BC होगा, इन दोनों का जो बेस का रेशियो है या फिर इनकी अगर हाइट्स का रेशियो पूछ लें, वो भी 1/3 आएगा। 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल इस तरह से बनाए गए कि वो बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं लाइक दिस। इफ सम ऑफ देयर एरियाज, अगर उनका एरियाज का सम दे रखा है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उनकी रेडियाई में, यानी कि उनकी जो त्रिज्याएं हैं दोनों, उसके बीच का अंतर कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन द रेडियस। ये अगर आप डिस्टेंस बिटवीन सेंटर देखें तो ये कितना है, R1 और R2, इनका सम ही तो है। यानी पहली क्वेश्चन में लिख सकती हूँ R1 + R2 इज इक्वल टू 14। दूसरी बात मुझे दे रखा है कि एरिया दोनों का जो सम है A1 + A2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 130 पाई। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, आपने मेरे साथ मैथ्स के क्वेश्चन किए होंगे तो फिर आपको ये याद हो चुके होंगे, पाई R1² + पाई R2² इज इक्वल टू 130 पाई। आमने सामने पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, यह आ जाएगा R1² + R2² इज इक्वल टू 130। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब आप एक बार R1 + R2 का स्क्वायर लें, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो एक बार हम इनको प्लस का स्क्वायर लेंगे और एक बार माइनस का।
कितना फॉर्मूला होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2। फर्स्ट इक्वेशन से आप देखो 14 है, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है सेकेंड इक्वेशन में 130 प्लस 2R1 R2। ये 196 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके 130, ये आपका बचा 66, डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम तो R1 इंटू R2 कितना आ जाएगा 33। ऐसे ही अब एक बार आप R1 माइनस R2 का स्क्वायर करो, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। R1 माइनस R2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना दे रहे हैं, तो 130 माइनस 2 इंटू R1 R2 कितना है 33। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 64, ये स्क्वायर है, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी 8। और आपसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, उनकी त्रिज्याओं में कितना अंतर है, 8 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23rd क्वेश्चन में दिया गया है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है किस तरीके से बनाया जाता है, ऑपोजिट साइड्स को मिलाकर इस तरीके से। ये डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और फिर पूछा गया है आपसे व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, उस पूरे वर्ग का कितना एरिया है, क्षेत्रफल हमें बताना है। डायगोनल का फॉर्मूला कितना होता है, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू साइड। ये कितना हो जाएगा, इसकी साइड कितनी हो जाएगी, इसकी डायगोनल की वैल्यू आपको दे रखी है 10 और रूट 2 अपॉन में आ जाएगा, तो इसकी साइड की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन रूट 2। अब एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि जो भी उसकी साइड है हमने स्मॉल ए ले रखा है, 10 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन रूट 2, कितना हो जाएगा ये 100 अपॉन रूट 2, दो बार मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, सही आंसर आ जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th में दिया गया है, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, जब हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है। 10 की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ऐसे ही कॉट की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 10 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पे और ऊपर नीचे एलसीएम आकर आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा साइन टू दी पावर 6 थीटा। In this 25th question, cosec 85 plus theta minus sec 5 minus theta, यहाँ पे आप इस 5 माइनस थीटा को एक थीटा अगर मान लो तो एक फॉर्मूला होता है कि sec थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इसको हमें यूटिलाइज करना है ऐसे ही, यहाँ पे कॉट, सपोज ये पूरा एक थीटा है तो कॉट थीटा बराबर होता है किसके 10 90 माइनस थीटा के। ये दोनों आइडेंटिटीज होती हैं, आप इनको यूज करके करेंगे। अब पहली लाइन हमारी पहला एक्सप्रेशन के कॉसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा था, उसको मैं लिख लूंगी कोसेक 90 माइनस, और इसमें मेरा पूरा थीटा क्या था 5 माइनस थीटा, ये मैंने एक ब्रैकेट मान लिया था ना ये। देन आगे माइनस 10 55 प्लस थीटा और प्लस कॉट की जगह हम कितना लिख लेंगे 10 90 माइनस पूरा थीटा कितना है 35 प्लस थीटा, ये भी एक ब्रैकेट में रहेगा, ये माइनस है। अब आप इसको अगर देखें तो ये कोसेक
पहला ऐसे ही रहेगा 85 प्लस थीटा माइनस कोसेक, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो 90 में से 5 गया 85 और बीच का ये माइनस माइनस कितना होता है प्लस 85 प्लस थीटा। आगे बीच में ये माइनस आएगा माइनस 10 55 प्लस थीटा और प्लस 10 ये अगेन 90 माइनस 35 होगा, हो जाएगा 55 माइनस माइनस प्लस थीटा। तो ये कितना हो गया कोसेक थीटा, ये पूरा प्लस में, कोसेक थीटा पूरा माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही टेन थीटा प्लस में, टेन थीटा माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 अप टू एंड सो ऑन टिल साइन स्क्वायर 80 दिस इज इक्वल टू, ये हमें बताना है। तो साइन स्क्वायर 10 ऐसे ही लिख देते हैं प्लस साइन स्क्वायर 80 को अगर मैं आगे ले आऊं इसके 10 के बराबर में, और 80 को मैं किस तरीके से लिख दूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 80 को 90 माइनस 10 ऐसे ही, इसको एक ब्रैकेट में ले लो। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 80 से पहले क्या आया होगा, यहाँ पर 70 आया होगा, उसको भी मैं कितना लिख सकती हूँ, 70 कब आएगा जब 90 माइनस 20 करेंगे, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 30 और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 क्योंकि 60 रहा होगा, ऐसे ही साइन स्क्वायर 40 और फिर रहा होगा साइन स्क्वायर 50, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 40। अब जो हमने ये ऊपर दो फॉर्मूले लगाए थे, ऐसे ही फॉर्मूला साइन थीटा का भी होता है, क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। वी हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला हियर। सबसे पहले साइन स्क्वायर 10 ऐसे ही रहेगा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 20 हो जाएगा। ऐसे ही आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और फिर साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना फॉर्मूला होता है 1, ये एक आइडेंटिटी है ना, आपने इसको पढ़ा होगा दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम एंगल होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ बना 1, ऐसे ही यहाँ पर भी ये पूरा बना 1, ये भी 1 और ये भी, कितना हो गया, ऐसे ही 4 बार रिपीट हो रही है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा इसका 4। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को आप हाथों हाथ नोट करते चले, और अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो हमारे साथ डेली देखते हैं तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी कई क्वेश्चंस, अभी कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो में पूरी सीरीज ही, वो वीडियो ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री की थी, उसमें कराए गए थे। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, सीरीज वाले क्वेश्चंस भी हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसका मैंने जैसे आपको बता रखा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं, आपको देखना होता है कि किस तरीके से ये सीरीज बनी है। 1 क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर, 9 कितना होगा 3 का स्क्वायर, आगे है 11। अभी 11 किस तरीके से आ सकता है, अगर मैं 3 के स्क्वायर में प्लस 2 कर दूं, देन 49 कैसे आया होगा 7 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा मेरा 7 का स्क्वायर प्लस 2, 49 प्लस 2 इज 51। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं आपको ये बताना है इसमें। अगर आप कैलकुलेट इसमें काउंट करना शुरू करें, एक ये ट्राइंगल है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं वो आपको देखने होते हैं। इस तरीके से आप एक कॉमन वर्टेक्स उठा लें, सबसे पहले ये, तो इससे 2 ट्राइंगल तो ये बन गए, उसके बाद फिर ये बड़ा ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा, और फिर ऐसे ही इधर का ये बड़ा पूरा लार्ज ट्राइंगल बनेगा, और फिर ये आगे इस तरीके से बनेगा, एंड देन आगे ऐसे। इस तरीके से आप वर्टेक्स वाइज चलना शुरू करें, फिर यहाँ से देखिए और यहाँ से, ऐसे ही इस वर्टेक्स से। टोटल आपके इसमें
25 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चंस भी हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो यूट्यूब आकलन चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में इजीली कर पाएं, इसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं आकलन ऐप पर, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसमें जाकर आप आरआरबी और भी वेरियस एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस की राजधानी क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मनीला। और यहाँ पर एक और चीज आपको मिलेगी, मनीला में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? हमें इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। एक ये हो गया, देन ये हो गया, और फिर इसका कंप्लीट, इस तरीके से। ऐसे ही यही चीज अब यहाँ पे 6 बार रिपीट हो रही है, तो इतने तो यही बन, तो ये आपके आ जाएंगे टोटल 20 स्क्वायर्स, राइट। तो ये था आज का आरआरबी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका एनालिसिस। आई होप आपने ये वीडियोस हाथों हाथ इनको समझते चले गए होंगे। आज के आरआरबी एग्जाम का ये था एनालिसिस। अगर आपने आज का एग्जाम दिया है तो आप इस वीडियो से अपना टोटल स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं दिया है तो आप इस वीडियो से एक आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, जो हमारे आकलन ऐप पे लेके जाएगा, मिल जाएंगी, जिनको आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, जिसमें डेली आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाई जाती हैं। एमसीक्यू फॉर्म में उन वीडियोस को रखा जाता है। कोई भी पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करें।